अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या हुकूमती वज़रा का यह दावा दुरुस्त है कि अपोजिशन बहुत कमजोर है? गुज़िश्ता रोज सेनेट के इजलास में अक्सरियत होने के बावजूद अपोजिशन हुकूमती बिल जो स्टेट बैंक की माली खुद मुख्तारी से मुतालिक था उसका रास्ता ना रोक सकी। इस बिल पर अपोजिशन के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस सबके बावजूद हुकूमत इस बिल को मंजूर कराने में कामयाब होगी। हुकूमत की तरफ से यही कहा गया कि मौजूदा अपोजिशन हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकती और इमरान खान सारी जमातों के लिए काफी हैं। इमरान खान के आगे इस वक्त ये तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज हैं ये मिलकर भी ढेर है। अपोजिशन की कोई पॉलिसी नहीं है, बाहर और बात करते हैं, ऐवान के अंदर और बात करते हैं, हमारे साथ और बात करते हैं, प्रेस के साथ और बात करते हैं। अभी तक ये मुकाबला पीटीआई का ना कर सके हैं ना ये कर पाएंगे। बिलावल भुट्टो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़े, मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़े। इमरान खान की जो खुशकिस्मती हैं उसमें से एक बड़ी खुशकिस्मती ये भी है कि उसको नालायक अपोजिशन मिली। 3.5 साल में कोई बिल मोशन ऐसा नहीं है जिसमें अपोजिशन ने हुकूमत को शिकस्त दी हो। इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे, और अब ये 23 मार्च को बड़े शौक से आके देख लें। इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल अब जलीलो ख्वार होंगे सड़कों पे। आपसे होना माना तो कुछ नहीं। क्या आपकी सियासत है? क्या किया आपने 3.5 साल में? बताएं आप। लॉन्ग मार्चेस की जो है वो धमकियां ये किसी और को दे। आप 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, आपका क्विक मार्च होने वाला है। जो इस मुल्क के अंदर माफिया के सरपरस्त हैं और ये जितना चोरों का टोला है, इनका आखिरी आरामगाह है वो अडयाला जेल है। हुकूमती वज़रा पहले भी कई मौके पर अपोजिशन को इसी तरह की जो कमजोरियां हैं उनका ताना देते रहे। कभी इसकी वजह वो इनका आपस का निफाक करार देते हैं तो कभी अवामी हिमायत का ना होना। गुज़िश्ता रोज भी नून लीग के सेनेटर्स की जानिब से सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी की गैर मौजूदगी पर सवालात उठाए जाते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी के बाद कई मौक़ों पर यह जमातें एक दूसरे के किरदार पर सवाल उठाती रही हैं। जहां तक अवामी हमायत का ताल्लुक है तो उस पर भी इनको हुकूमत के जो है वो ताने सुनने पड़ते हैं। अपोजिशन को नाकाम जलसे करने का हुकूमत ताना देती है। क्या वाकई अपोजिशन की कमजोरी की ये दोनों वजूहात हैं? लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का ये कहना है कि वो अब भी बड़ी मजबूत है और हुकूमत को घर भिजवा सकती है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से लोग बहुत तंग हैं। अपोजिशन सड़कों पर आने का फैसला कर चुकी है और लोग इसके साथ बाहर नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी जबकि पीडीएम ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर रखा है। अपोजिशन रहनुमाओं का यह मानना है कि इमरान खान की हुकूमत जल्द जाने वाली है। मैंने 74 साल में पीटीआई से ज्यादा करप्ट हुकूमत नहीं देखी। ऐवान के अंदर मुतअद्दिदा अपोजिशन इसका मुकाबला करेगी। वक्त आ गया है कि तमाम आईनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। और हम 27 फरवरी को जब कराची से निकलेंगे, इस हुकूमत का जो इस्लामाबाद में कचरा जमा हुआ है उसको भी उनका भी हम सफाया करेंगे। पीटीआई जिस तरह वजूद में आई थी उसी तरह वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। उसकी इतनी ही जिंदगी थी। पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नजर आ रही है। 3 सालों में जो पाकिस्तानी अवाम का हाल किया है, अब इनका यौम हिसाब आने वाला है। इनकी हुकूमत को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। आने वाले 2 माह इंतहाई अहम होंगे। इसमें एक तरफ तो अपोजिशन वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भिजवाने के दावे करे, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत अपोजिशन को कमजोर समझती है और महंगाई को अपने लिए असल चैलेंज मानते हुए दावा करती है कि आने वाले 2 माह में इस पर भी काबू पा लिया जाएगा। बहरहाल ये जो तमाम दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, अगले 2 माह में हकीकत इनके सामने आ जाएगी और यही पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा फैसला कुन होगा। अब ये दावे दुरुस्त हैं या नहीं, और क्या हुकूमत मौशी तौर पर मुल्क के हालात को बेहतर करने में
कामयाब होगी या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है यूरिया खाद का मामला। ये किसानों को मुश्किल का सामना है, उसकी क्या वजह है, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ मैं करा देता हूँ। शाला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं। हसन खावर साहब तर्जमान पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन पहले बात होगी, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। राना साहब, मैं आपसे जो है वो सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जरा कुछ बताएं सर, ये कल सेनेट के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपकी नज़र में ये सेनेट के इजलास में किस तरह से नंबर ज्यादा होने के बावजूद जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बिल मंजूर करा लेती है, और ऐसा बिल मंजूर कराती है जिस पर अपोजिशन के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बड़ा अपोजिशन ये कहती थी कि ये हमारी कौमी मालियाती खुद मुख्तारी का मामला है। देखें, अपोजिशन का जो इसके ऊपर स्टांस है कि ये मुल्क की मुआशी आज़ादी जो है, एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उसको गिरवी रखने वाली बात है, और ये IMF का गुलाम बना दिए गया है पाकिस्तान को, और जो स्टेट बैंक है वो IMF का एक वैल्यू वाला बना दिया गया है। ये चीजें न सिर्फ हकीकतन दुरुस्त है, बल्कि जो कल प्रोटेस्ट किया है वहाँ पे PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, JUIF ने, बतौर पार्टी वो बड़ा मौसर एहतजाज किया है। उनकी जो नंबर है वो भी पूरा था। एक दफा चेयरमैन साहब को कुर्सी से उठ के वोट कास्ट करना पड़ा, और दूसरी दफा जो है वो एक आदमी गालबन उसका शायद ANP से था, उसको जो है वो बाहर भेजा गया। बाकी जहाँ तक उन लोगों की बात है कि जो हाजिर ना हो सके, तो उसमें अपोजिशन का जो स्टांस है या अपोजिशन का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एजेंडा रात 11:30 बजे जो है वो जारी किया गया। अच्छा। और उस वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी यही एक्सप्लेनेशन दी है कि मुझे जब सुबह उठा हूँ मालूम हुआ है, तो मैं तो जो अगले 4-5 घंटों में इस्लामाबाद पहुंचने की पोजीशन में नहीं था। तो इसलिए अपोजिशन जो है उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपना पूरा प्रोटेस्ट किया है। अच्छा। बाकी ये है राना साहब, जिस तरह से क्या साराइयां थी, चहमगोइयां हो रही थी कि शायद कोई खास वजह हो कि अपोजिशन लीडर भी वहां पर नहीं थे, बाकी मेंबरान गैर हाजिर थे, तो आप उन वजूहात को नहीं मानते, बल्कि आप समझते हैं कि वाकई कोई जेन्युइन रीजन जो है वो हो सकता है यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर मेंबरान की गैर हाजिरी का? नहीं, मैं समझता हूँ कि किसी की नीयत पे विदाउट जो है वो एविडेंस जो है वो शक नहीं किया जाना चाहिए। जो एक्सप्लेनेशन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दिया, इज ऑनरेबल पर्सन, अच्छा, उसे जो है वो प्राइमा शाही हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन ये है कि सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही नहीं, और भी 3-4 लोग नहीं थे, और उनकी वैलिड रीजन वहाँ पे बताई गई है। किसी को कोविड था, कोई गवर्नमेंट था। अच्छा। तो लेकिन यहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि नंबर ज्यादा है, लेकिन वो नंबर ज्यादा वाला जो मसला है ना, वो जो लोग यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दे के अपोजिशन लीडर बनाने के लिए आए थे, हमने सिर्फ पीपल्स पार्टी से ये गुजारिश की थी कि ये लोग जो है ये सिर्फ हमें खराब करने के लिए और आपको खराब करने के लिए भेजे गए हैं। ये कभी भी अपोजिशन के लोग नहीं है, ना ये रहेंगे। तो वो कल भी नजर आया, इससे पहले भी नजर आया, कभी भी जो है वो। अच्छा। जी राना साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा। उन्होंने कभी सपोर्ट किया। ठीक। अच्छा राना साहब, आपके कुछ ऑडियो का मसला है, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, अब आपके दरमियान में ऑडियो चली गई थी। अच्छा राना साहब, ये हुकूमत अलबत्ता इसको अपनी ना वो कामयाबी के साथ ताबीर कर रही है। कल सेनेट में नंबर्स का ज़्यादा होना, उन्होंने कहा कि अपोजिशन के कैसे ऐवान में हमने जो अपोजिशन से के होते हुए बिल मंजूर करवा लिया। आपके कुछ बहुत सारे रहनुमाओं ने भी बात की थी कि अगर चेक करना है कि वाकई तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात की थी, तो चेक कर लें सेनेट में या चेयरमैन सेनेट के हवाले से, वहाँ पर तहरीक अदम एतमाद लाकर। तो क्या ये जो आप कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत कहती है कि नहीं हुकूमत और मजबूत हो गई है, अपोजिशन को पीछे छोड़ रही है, तो ये क्या सर, आप ये वाकई अभी भी आप समझते हैं हुकूमत जाने वाली है? देखिए, जहाँ तक नंबर का मामला है, तो जब
गवर्नमेंट के पास चाहे वो कम नंबर हो, यानी 3-4 वोटों की अक्सरियत उनकी है कभी सभी में, और एक आध की अक्सरियत अगर वो 6 लोग जो आए थे उधर से वोट देने के लिए, तो उनको अगर मिलाए तो फिर तो तकरीबन इवन या एक आध नंबर ऊपर नीचे है। तो ये जो मेजोरिटी है गवर्नमेंट को तो ना होने के बराबर है। तो इसीलिए अगर किसी मरहले पे गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स थे या उनके किसी एक आध इत्तेहादी ने अगर ये फैसला किया कि वो गवर्नमेंट को जो है वो छोड़ देगा या वो गवर्नमेंट को छोड़ देता है, अपोजिशन के बेंचेस पे आ जाता है, तो ये गवर्नमेंट जो है वल्नरेबल है। गवर्नमेंट जो है इसका एक्सपोजर जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। तो गवर्नमेंट जो है वो फेल हो सकती है, उसके बाद इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब तक वो नंबर जो है वो चेंज नहीं होता तो उस वक्त तक भले वो एक वोट की सीट है या 4-5 वोटों की सीट, तो वो तो बहाल है। इमरान साहब, ये देखिए तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो बात होती रही कि आपकी जमात का पीपल्स पार्टी के साथ ताउन हो सकता है, कुछ उनकी तरफ से पेशकशें आई। अब ये दोनों मार्चेस भी हैं, आपके ज़हन में रोड मैप क्या है, ये मार्चेस के बाद क्या होगा, और फिर ये कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ ताउन कर सकती है पीडीएम इन दोनों मार्चेस में, जब 27 फरवरी को वो निकलेंगे, 23 मार्च को आप निकलेंगे, कि दरमियान में जो है क्योंकि आपके दरमियान कोई ताउन जो है वो हो सकता है पार्लियामान के अंदर या बाहर या नहीं? देखिए, हमारा पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के तौर पे मुकम्मल ताउन है, हर मामले में ताउन है। अच्छा, लीडर ऑफ दी जो अपोजिशन है मियां शहबाज शरीफ साहब, वही लीडर ऑफ दी अपोजिशन है पीपल्स पार्टी के भी और JUIF के भी। तो इसलिए इस मामले में तो हमारा मुकम्मल हर इशू के ऊपर जो है वो हमारा आपस में तस्लीम है, मिलकर हम चल रहे हैं। बाकी लॉन्ग मार्च है वो ठीक है, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 10 दिन पहले शुरू हो जाएगा, हमारा 10 दिन बाद होगा, तो कहीं ना कहीं जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन मकसद उनका भी एक ही है, टारगेट उनका भी एक ही है और हमारा भी है, और वो टारगेट है इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली और अवाम दुश्मन अपोजिशन पॉलिसी। रान साहब जरा ये गवर्नमेंट जो है वो गिरेगी। जी रान साहब जरा साथ रहिएगा। ये जो किसानों को यूरिया वाला इशू है और फिर ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट है, इस पर भी आपसे बात करनी है। लेकिन हसन खावर साहब और रान साहब की गुफ्तगू सर आप भी सुन रहे हैं, वो कहते हैं ना तो उनमें नफाक है, कोई लड़ाई भी नहीं है, और दूसरा ये कि बाहर निकलने का जो है वो उनका फैसला है। तो हुकूमत तो ये समझती है कि अपोजिशन जो है वो बड़ी कमज़ोर, ये बड़ी वीक अपोजिशन है, तो उनके तो हालात जो है वो मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। जी रहमान, अच्छा पहले मैं आपको स्टेट बैंक के बिल की बात बता दूं। जी देखिए, मैं आपको स्टेट बैंक के बिल की पहले बात बता दूं कि ये जो स्टेट बैंक का कानून है ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए है और इसके IMF के मातहत होने से कोई ताल्लुक नहीं। ये अपने बोर्ड के मातहत करने की बात है, और जो लोग भी इकोनॉमिक्स को समझते हैं वो ये समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा फैसला है। ऑपोजिशन इसकी मुखालफत इसलिए कर रही है क्योंकि और कर रही थी कि उनको पता है कि IMF के प्रोग्राम को चलाने के लिए ये एक अहम शर्त है, और अगर इस बिल को रोका जाता तो हुकूमत के IMF से मामलात में कुछ डिले आ सकता था, कुछ मुश्किल पड़ सकती थी, और इसलिए उन्होंने ये कोशिश की जो नाकाम हुई। अच्छा, अब बात आती है ऑपोजिशन की। देखिए, ऑपोजिशन, ये बात राणा साहब की बिल्कुल ठीक है कि नंबर गेम है और तहरीक अदम एतमाद पेश करना इनका हक है अगर नंबर गेम इनके हक में हो, लेकिन ये बात सच है, निफाक हो या ना हो, ऑपोजिशन डिवाइडेड है, और ऑपोजिशन डिवाइडेड 2-3 वजूहात से है। एक वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, और मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो उनका स्किन इन द गेम है, उनके स्टेक्स है ग्राउंड के अंदर, और वो ये नहीं चाहते कि वो स्टेक्स लूज हों, क्योंकि अगर दोबारा इलेक्शन हो भी जाए तो पता नहीं सिंध में उनकी हुकूमत बनती है कि नहीं बनती, लेकिन इससे आगे तो वो जा नहीं सकते। नून का मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में बैठे हैं और उनका रिस्क प्रोफाइल जाहिर है कि कम है। पीपल्स पार्टी वो कहती है कि जी आप लोग इधर आके बात करें तो हम दोनों एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, ये दूसरा है।
और तीसरा देखिए ये भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत नहीं है, ये जाहिर है पूरी पार्टी ना भी चाहे तो पार्टी के अंदर कुछ फैक्शंस इस तलाश में होते हैं कि कहीं कोई डील, कहीं ना कहीं हमारी बात बन जाए और हुकूमत के अंदर कोई ऐसा मसला है कि हमें उसका एडवांटेज मिल जाए। तो ये 2-3 वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से इनके स्टेक्स भी फर्क हैं और ये एक पेज पे नहीं है। ये मकसद दोनों का एक है और दोनों पीटीआई गवर्नमेंट की मुखालफत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये एक पेज पे नहीं है और ये पार्लियामेंट के अंदर भी आपको नजर आता है और पार्लियामेंट के बाहर भी आता है। और पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ वो आपने देख लिया, और पार्लियामेंट के बाहर अगर मार्च करना भी है तो मार्च की तारीख भी एक नहीं है। अलग अलग मार्च करना उनका राइट है, लेकिन जाहिर है कि अगर 2 बड़ी पार्टियां या 2 बड़े फैक्शंस मिलकर मार्च करेंगी तो स्ट्रीट के ऊपर उनका नंबर बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद वो एक दिन मार्च भी नहीं करना चाह रहे। तो इससे ये बात मेरे ख्याल में तो बड़ी क्लियर है कि ऑपोजिशन जो है काफी डिवाइडेड है। अच्छा, ठीक है। शैला साहबा, क्यों ऑपोजिशन को हुकूमत से ये ताने सुनने पड़ते हैं? क्या वाकई ऑपोजिशन इतनी कमजोर है? मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऑपोजिशन में डेमोक्रेसी है, एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, नजरियाती तौर पर भी बिल्कुल अलग है। हुकूमत और ओपोजिशन में पार्टीज के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत का हाल देखिए कि हुकूमत के अपने लोग, अपने इत्तेहादी ये कहते हुए आते हैं कि जी हमें जो है मैनेज करके लाया गया है, जैसे लाया जाता है। हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि जी जो साबिक वजीर दाखिला हैं वो इख्तलाफ करते हैं तो कहा जाता है वो चाय पीने निकले हैं। हुकूमत में शामिल हुए लोग शोर कर रहे हैं, हमें चौधरी शुजात की आवाजें आ रही हैं, तो हुकूमत का हाल ज्यादा बुरा है। और फिर इन सब होने के बावजूद वो डिलीवर नहीं कर पा रही। अब थोड़ी सी बात मैं ये कहूं कि देखिए जी, हमारे 2 मेंबर एब्सेंट हुए। एक हमारे सिकंदर महेंद्रो, उनको कैंसर है और वो ट्रीटमेंट के लिए आउट ऑफ कंट्री हैं, और वो एक बहुत जीरक, बहुत जबरदस्त सियासतदान है। मेरी बहुत दुआएं हैं उनके साथ, मैंने बहुत सीखा है उनके साथ। और जहां तक यूसुफ रजा गिलानी की बात है तो सबको पता है कि 12 बजे अगर मेरे पास भी मिनट्स जो आते हैं अगर कभी, तो मैं सुबह ही देखती हूँ उन्हें। तो जो हुआ वो नहीं आ सके, लेकिन पीडीएम के तो 7 लोग कम थे। इंडिपेंडेंट को आप क्या कह रहे हैं, वो तो 2 आए नहीं थे। और ये डिवाइडेड ऑपोजिशन जो है ये फिर भी हुकूमत से अच्छी रही कि हुकूमत के लोग कम थे, उन्होंने इसके बावजूद के देर से एजेंडा भेजा। उन्होंने अपनी गिनती कम होने पे इजलास को जो है सस्पेंड किया, कोविड के पेशेंट बुलाए, 2 इंडिपेंडेंट मैनेज किए और फिर उसके बाद ये पास किया। अब अगर ये ना भी पास होता और कल पूरी ऑपोजिशन के मेंबर होते, पीडीएम के 7 लोग भी होते, ठीक है, एक मिनट, हुकूमत के पास बड़े तरीके होते हैं, वो ज्वाइंट सेशन से करा लेती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो मैं बार बार करती हूँ कि क्या ऐसा करने से हुकूमत जो है वो इसमें कामयाब हो जाएगी कि अब ये जो बिल पास हो गया है तो जो हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस है, 6 माह में महंगाई जो है वो 9.8% और मालियाती खसारा 951 अरब बढ़ा चुके हैं। बरामदात के मुकाबले में दरामदात 35.9% है। इसके अलावा जो है अब ये जो इन्होंने मजीद ये बिल पास किया था मिनी बजट, इसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि 1 तारीख को पेट्रोल और डीजल में 10 और 7 रुपए का इजाफा होगा। तो आप जो कहते हैं कि IMF की खुद मुख्तारी के लिए हमने किया है, तो बेहतर ये होता कि आप स्टेट बैंक के गवर्नर को बदलते, ना कि आप इसका एक सियासी पहलू भी है। और वो सियासी पहलू ये है, देखिए मैं अपनी बात, मैं जरा गुजारिश मेरी सुन लें जरा, अगर आपकी इजाजत हो। देखिए सियासी पहलू बताया हुकूमत को, आपने हुकूमत को कोई सियासी पहलू नहीं बताया। चलिए बताइए। नहीं, हुकूमत से पूछता हूँ, ये हसान भाई से मैं सारे आगे सियासी पहलू पूछूंगा, लेकिन सियासी पहलू ये है कि वो एक म्यार होता है। ऑपोजिशन एक तरफ एक माहौल है जिसमें ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत जो है वो जल्दी घर जाने वाली है या चले जाएंगे इमरान खान, मार्चेस होने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो है वो तहरीक एतमाद की भी बातें करती है। लेकिन
ऐसे ही माहौल में एक डेवलपमेंट ये होती है कि ऑपोजिशन और हुकूमत एक बिल लेकर आती है जिसके बारे में तवक्को ये होती है कि ये बिल सेनेट से रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पर ऑपोजिशन की अक्सरियत है, तो उसके बावजूद हुकूमत उसको मंजूर करा देती है। तो ये ऑप्टिक्स तो है ना जी, ये देखिए अब यहाँ पर इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। पहले तो देखिए मैं पहले एक बात बताती हूँ, नेशनल असेंबली के मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर सूबाई असेंबली का आपको रात में मिलता है एजेंडा या कुछ, आप पहुंच जाते हैं सिंध के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन नेशनल असेंबली में तो दूसरे सूबों से भी लोगों को आना है। सम टाइम लोगों की अपनी मसरूफियात होती हैं, वो एजेंडा देख के कह देते हैं कल अटेंड करते हैं, नहीं करते चलो परसों कर लेंगे। तो ये एक नियत की जो बेईमानी थी वो तो अपनी जगह है, रूल्स की वायलेशन अपनी जगह है, लेकिन अब यह है कि ये बिल पास हो गया, ठीक है। आप कहते हैं कि जी ऑपोजिशन डिवाइडेड है, मैं कहती हूं कि जी बिल्कुल पीडीएम तो है ना, एक पार्टी अलग है ना, पीडीएम तो वही है, लेकिन पीडीएम के वाकई 7 लोग गायब थे। ये पीडीएम को समझना चाहिए कि जब वो कर रहे हैं बहुत सारे दावे तो क्या करेंगे, लेकिन असल बात यह है कि अब जब आपने ये इतना अच्छा बिल पास करा लिया तो अब गुलामी में अगर आपने नहीं रखा स्टेट बैंक को, तो ये सारी चीजें जो मैंने कही, क्या इसके बाद अवाम पे इसका रिफ्लेक्शन होगा? अब एक साहब ने आज एक शेर जो है वो शेयर किया है, जो इन्होंने गुलामी का बिल जो है वो सेनेट में पास कर लिया है, तो उन्होंने लिखा है तेरी उल्फत के तकाजे भी अजब अंदाज के थे, तेरी उल्फत के तकाजे भी अजब अंदाज के थे, इकरार अलग तकरार अलग ताजीम अलग फरमान अलग। तो अब जो फरमान है आईएमएफ का कि मजीद टैक्सेस जो हैं आप लगाएं, तो ये फरमान जो है अब ये 1 तारीख से आपको मजीद नजर आ जाएंगे। पेट्रोलियम के अब ये हसन खावर साहब से पूछते हैं तो महंगाई बढ़ेगी, क्या फरमान आने वाले? देखिए कि ये जो आपके आगे 2 रास्ते थे, स्टेट बैंक को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है आपने, तो स्टेट बैंक के स्ट्रॉन्ग होने से अब आवाम पे क्या रिफ्लेक्शन आप मजीद दे रहे हैं? चलें, यही मैं पूछता हूँ ना, क्योंकि हुकूमत ने तो कहा था इससे जो माली मुश्किलात हैं उनको हल करने में एक आखिरी मदद मिलेगी। आखिरी जुमला ये हसन भाई समझाएंगे। आपने पहले भी कहा सियासी, ठीक है, सियासी सवाल, सियासी पहलुओं पे सवाल। हसन खावर साहब आपसे मैं जवाब दूंगा। ऑपोजिशन तो निकम्मी है, लेकिन हुकूमत जिस पे बहुत बड़ा हाथ है, परवेज रशीद ने बताया, वो अवाम की इसमें क्या गलती है कि एक निकम्मा ही सब कुछ जो है वो करे जा रहा है। अब तो भारत भी आ गया हमारे पास। मैं ब्रेक के बाद आगे पूछता हूँ जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या वाकई हुकूमती दावा दुरुस्त है कि अपोजिशन कमज़ोर हो गई है? और फिर ये कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए जो 2 महीने में माहौल एक बन रहा है लॉन्ग मार्चेस का, कल जो सेनेट में हुआ, क्या इसका फ़ायदा होगा हुकूमत को या नहीं, या अपोजिशन जो दावा करती है वो अभी भी हुकूमत को घर भिजवा सकते हैं? इस पर बात हो रही है। हसन खावर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ये सवाल आपसे कुछ शैला साहबा ने किए, कुछ मैं आपसे जो है वो कर लेता हूँ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हमारे साथ अब इस डिबेट में जो है वो शामिल है। डॉक्टर तारिक फजल साहब, बहुत शुक्रिया जी। मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन पहले हसन खावर साहब से इसका जो जवाब ले लूँ कि आने वाले 2 महीनों में जो मार्चेस की बातें हो रही हैं, क्या इस एहतजाज से हुकूमत को कोई टेंशन है सर? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो मार्चेस होने जा रही हैं, ये हुकूमत को टफ टाइम देने से ज़्यादा अपोजिशन को अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनके जो अपने वोटर्स हैं, उनको ये नज़र आ रहा है कि वो इररेलेवेंट हो चुकी हैं। देखिए, अपोजिशन जो होती है उसके 2-3 किरदार हैं, या वो स्ट्रीट पावर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, या वो कोई मसबत जो है वो अपनी राय देते हैं, कोई शेडो लेजिस्लेशन करते हैं, या वो पार्लियामेंट के अंदर जो है हुकूमत का मुकाबला करती हैं। अब उनके जो अपने वोटर हैं, उनके अपने सपोर्टर हैं, वो ये देख पा रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हर दफ़ा होता है, वो किसी तौर हुकूमत का मुकाबला नहीं कर पाते। कोई मस्बत बयानियाँ या शेडो लेजिस्लेशन या कोई ऐसी चीज़ भी अपोजिशन की तरफ से मफकूद है। तो आखिरी चीज़ रह जाती है कि जी हम चलें कोई स्ट्रीट पावर, कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई जलसे करें, आगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी आने हैं, फिर 23 के इलेक्शन की तैयारी भी करनी है।
तो ये चाहते ये है कि कम से कम उस चीज को रिवाइव रखा जाए, उसको जिंदा रखा जाए, लेकिन उसके चांसेस भी कम है और उसकी वजह मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये टुकड़ों में बटे हुए हैं। ये एक दिन मार्च भी नहीं कर सकते, ये एक दिन इकट्ठे भी नहीं हो सकते। मसला ये है कि गवर्नमेंट खुद ये कहती है, गवर्नमेंट के जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन खुद ये कहते हैं कि हमारे लिए ऑपोजिशन मसला नहीं है, हमारे लिए महंगाई मसला है। तो आपने कुछ तो सुना, कुछ लोगों ने बात की कि 15 दिन में कम हो जाएगा, 20 दिन में कम हो जाएगा। अभी शैला रजा साहबा भी आपसे यही पूछ रही थी कि चलें एक IMF के हवाले से बिल मंजूर हो गया। अब इसके बाद दो रास्ते थे, एक तो ये कि आपका ये कहना था कि IMF से प्रोग्राम तय हो जाएगा, हमारी क्रेडिबिलिटी प्रोफाइल बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है थोड़ा ज़रा उनके हल में मदद मिलेगी। तो क्या अब यहाँ से आपको रोड टू रिकवरी है महंगाई के हवाले से? तो बाकी तो मैशत है, लेकिन महंगाई के हवाले से, बिकॉज दिस इज द की इशू, तो रोड टू रिकवरी है या नहीं? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियरली आपको बताऊं कि पाकिस्तान इज ऑलरेडी ऑन द रोड टू रिकवरी एंड पाकिस्तान इकोनॉमी माशाल्लाह ये रिकवर कर गई है। अगर कोई शख्स महंगाई के लिए कोई डेट देता है तो मैं समझता हूं कि वो गलत कह रहा होगा, क्योंकि हतमी तौर पर कोई शख्स महंगाई की डेट नहीं दे सकता। इसमें बहुत सारे आलमी फैक्टर्स हैं। आप फोरकास्ट दे सकते हैं, आप प्रोजेक्शन दे सकते हैं, और प्रोजेक्शन ये है कि कुछ माह के अंदर ये जो कमोडिटी प्राइसेस हैं ये कम हो जाएंगी और इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपने रेहान बात की है रिकवरी की, और मैं आपको बताऊं कि आप भी इकोनॉमी को समझते हैं, लोग भी समझते हैं। आप ग्रोथ को देखें, आप करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें, आप एक्सपोर्ट्स को देखें, आप रेवेन्यूज को देखें, आप फिस्कल डेफिसिट को देखें, आप जिस चीज को देखते हैं वो ऊपर जा रही है। अब आप मुझे बताएं कि 2018 में जो FBI रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो 3800 अरब था। आज हम 6000 अरब को इस साल तजावज करने जा रहे हैं। आपकी रेमिटेंसेस 20 अरब डॉलर थी, आज 30 अरब डॉलर पे जा रही हैं। एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं, ग्रोथ आपकी 5.37% पे आ गई है, और आपके सारे जो कंज्यूमर्स के इंडेक्स हैं, ट्रैक्टर्स, गाड़ियां, ऑटोमोबाइल, सब की सेल्स ऊपर जा रही हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई जो स्टेटिस्टिक्स हैं। अब दुनिया क्या कह रही है? आपने ब्लूमबर्ग का जो पाकिस्तान पे एनालिसिस है आपने पढ़ लिया। उन्होंने बहुत पॉजिटिव प्रोजेक्शन दी। उन्होंने कहा जी पिछले 10 साल जो था एवरेज ग्रोथ 3.5% थी, अगले 10 साल इंशाल्लाह 4.5% होगी, क्योंकि आपने अपने मैक्रो जो इंडिकेटर्स हैं उनको टेम किया है, उनको एडजस्ट किया है। आखिरी बात यह है कि जो इकोनॉमी नहीं भी जानता, कौन शख्स ये कहेगा कि रेवेन्यू बढ़ाना बुरी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ाना बुरी बात है, रेमिटेंस बढ़ाना बुरी बात है। जब ये सारे इशारे सही जा रहे हैं तो जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवर कर रही है। मसला सिर्फ ये है कि जब ये बातें सामने आती हैं, आलमी इदारों की ओपिनियन आती है, तो इनका बयानिया खत्म हो जाता है। जी ठीक है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो हम अभी आपके गुफ्तगू में शामिल होने से पहले कल जो सेनेट में हो उसकी बात करें, तो और ऐसा लगता है कि पार्लियामान के अंदर शायद अपोजिशन के पास, जब अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत को हम घर भिजवाएंगे या हुकूमत जाने वाली है, तो पार्लियामान के अंदर कोई ऑप्शन नहीं। अब जो मार्चेज़ हैं दो, आप इस्लामाबाद को सर बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, और मार्चेज़ हैं या इस्लामाबाद में जो धरने होते हैं वो बनते ही इस्लामाबाद के अंदर जो सियासत है उससे जो है वो बनते हैं। इस्लामाबाद की पब्लिक पल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोग सर निकलेंगे बाहर आपके मार्चेस के साथ? सबसे पहली बात तो ये है जी कि धरने जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर जो सियासत होती है, ज़ाहिर पाकिस्तान का दारुल-ए-खिलाफा है, और यहाँ से बाकायदा कोई भी तहरीक हो उसकी बुनियाद जरूर यहाँ रखी जाती है। पाकिस्तान की सियासत के सरचश्मे यहाँ से टूटते जरूर हैं, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि धरने जो है वो सिर्फ जो इस्लामाबाद की आबादी है उसी पर मुश्तमिल धरने होते हैं या उसी पर मुश्तमिल एहतजाज होता है। आज मैं समझता हूँ कि इस एहतजाज की बात हो रही है, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, ये आगाज इसका कराची से होगा, कोयटा से होगा, पेशावर से होगा, लाहौर से होगा, मुल्तान से होगा। ये बड़े काफिले होंगे जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, और इनका दौरानिया भी एक दिन का नहीं बल्कि 2 से 3 दिन का दौरानिया होगा, जिसमें सारे यहाँ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद आप ये कह सकते हैं कि मेजबानी के फराइज जरूर सर अंजाम देगा, और यहाँ पे इंशाल्लाह वो तमाम लोग जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से इंतहाई तंग है, और ये तकरीबन 70 से 80% लोग हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे करता हूँ, आपको मईशत का बेशक बिल्कुल बहुत अच्छा पता है, लेकिन जो हुकूमती तर्जुमान होते हैं उन्हें मईशत का पता होने के बावजूद उनकी मजबूरी होती है कि वो सफ़ेद को स्याह कहेंगे या स्याह को सफ़ेद कहेंगे। ज़ाहिर है अपनी हुकूमत को
डिफेंड करना ये उनका एक जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं एक आम फहम जुबान में ये कहूंगा कि अगर एक आम शख्स 8 से 10 घंटे रोज काम कर रहा है और उसके बावजूद घर में 3 वक्त की रोटी उसके लिए बच्चों के लिए मुश्किल हो रही है, बच्चों की फीस मुश्किल हो रही है, माँ बाप की दवाई मुश्किल हो रही है, मकान का किराया नहीं दिया जा रहा, बिजली गैस के बिल नहीं दिए जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं खराबी तो है। और अगर इमरान खान साहब की पिछली तकरीर को उठा के देख लें तो फिर तो यही लगेगा कि हुक्मरान चोर है। कहीं ना कहीं तो मसला है। अगर ये महंगाई है, ये अबतरी है, आवाम की जिंदगी में खुशहाली नहीं है, तो फिर तो जाहिर है प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। फिर मैशत इसका मतलब है ठीक नहीं चल रही। और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि अगर आपने किसी शख्स की मैशत देखनी हो कि वो ठीक चल रही है नहीं, उसका घर देख लिया करें। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर में किचन चल रहा है नहीं चल रहा, कपड़े कौन से पहन रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि उसके पास कोई खुशहाली है। ये नहीं बैंक अकाउंट चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो हमें जो ज़र मुबादला के ज़खायर और बहुत सारे और अंग्रेजी के लफ्ज बोले जाते हैं कौम को दिल बहलाने के लिए, ये लोग तावीज़दार के गले में तो नहीं डाल सकते अदाद शुमार। अगर उनके घर का चूल्हा चल रहा है, अवाम खुशहाल है, इसका मतलब है मैशत तरक्की कर रही है। डॉक्टर साहब, लोग आपके साथ निकलेंगे, मैं तो बिल्कुल निकलेंगे, हमारे साथ नहीं निकलेंगे। लोग अपने लिए निकलेंगे। लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे ना, क्योंकि पानी सब से गुजर चुका है। एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा जी, कल की जो वोट हुआ, ये यकीनन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के लिए एम्बैरेसिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि यही कौमी असम्बली जिस मेंबरान ने वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब किया था अक्सरियत की बुनियाद पे, उन्होंने चंद माह पहले उसी अक्सरियत की बुनियाद पे यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब कर लिया था। इसका मतलब यह है कि वहां से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना मैंडेट खो चुकी थी। वो बहुत बड़ा लम्हा खुफिया हुकूमत के लिए था। बाकी जो अपनी अपोजिशन होती है, बुनियादी तौर पर अक़लियत होती है, माइनॉरिटी होती है ये पार्लियामान के अंदर। और अगर ये बिल यहाँ से कल हुकूमत को डिफीट हो भी जाता तो आज आप देखते हैं कि ज्वाइंट सेशन कॉल हो जाता। ठीक है, ज्वाइंट सेशन में चौधरी साहब उसके एक ऑप्टिक्स तो है ना। मैंने मानी ये बात जी कि ये नहीं होना चाहिए था अपोजिशन की तरफ से। लेकिन इसमें ये मतलब नहीं है कि अगर कल ये बिल डिफीट हो जाता गवर्नमेंट को तो हमेशा के लिए हुकूमत को शिकस्त हो जाती। एक सिंबॉलिक जितनी आप उससे कह लें, लेकिन मैं आपको कहूंगा तो उससे बड़ी नहीं। मगर उसके बाद वो आपके डिस्कशन में आने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि हुकूमती वज़रा ये दावे करते हैं कि अकेले वज़ीर आज़म जो है वो सारी ऑपोजिशन जमातों के लिए काफी हैं, या ऑपोजिशन जमातें जो है उनका कुछ नहीं कर सकती। तो गुजारिश ये है, कौन से वज़रा और कौन सी काबीना, यही वज़रा जो ये सारी बातें कर रहे हैं। मरी में जब 1.5 लाख गाड़ियां गई थी तो पीछे ढोल बजा रहे थे, खुशी के शादियाने बजा रहे थे। 1.5 लाख गाड़ियों का मतलब है 4 बंदे 30 गाड़ी औसतन लगाए तो 6 लाख बंदा मरी चला गया। और ये अल्लाह के बंदे पीछे खुशी के ढोल बजा रहे हैं। क्या बढ़ रही है, तरक्की हो रही है। तो अल्लाह के बंदों वहां पे 50,000 बंदों की गुंजाइश नहीं है, तो 1.5 लाख बंदे को नीचे कैसे उतारोगे? 3 दिन से वहां तूफान हो रहा है। इनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है। कोई मिसाल ऐसी दिया करें कि बंदा संजीदगी से आपको जवाब दिया करे। 1 मिनट मुझे दें डॉक्टर साहब। शैला रज़ा साहब, लोग निकलेंगे बाहर। ये जो देखिए, अब मैं तो कल वाली जो डेवलपमेंट है, हुकूमती वज़रा उसके साथ आने वाले 2 महीनों का जो मंजरनामा है उसको जोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए अपोजिशन तो कुछ नहीं कर सकती, पार्लियामान के अंदर इनकी बड़ी बातें थी। और तो मैं तो सवाल आपसे यही है, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अपोजिशन, कि आपको लगता है, जो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि लोग आपके साथ बाहर निकलेंगे, ये मार्चेज इन पे आप बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बड़ी तैयारी इसकी कर रहे हैं। आज भी खबर थी कि राजा परवेज अशरफ को, यूसुफ रज़ा गिलानी को स्पेशल टास्क जो है वो दे दी गए। पीपल्स पार्टी किसानों को भी जो है वो मुतहरिक कर रही है। यूरिया वाला इशू है, उस पर भी अभी जरा मैं हसन खावर साहब से भी मेरे सवाल आते हैं। तो लोग निकलेंगे आपके साथ बाहर? शुक्रिया। देखिए, आईनी तौर पर जो है तरीक़ाकार ये है कि ऐवान में और ऐवान के बाहर अपना आप एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। तो असेंबली में यानी ऐवान में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीके से मैनेज हो रहा है। अवाम की हुकूमत को परवाह नहीं और अवाम ने इन्हें हर लम्हा पलट पलट के जवाब दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि ये सादा अक्सरियत भी फेडरल गवर्नमेंट की पार्टी नहीं ले सकी। और
और कश्मीर में भी जो है इनको पैसे बांटने पड़े जो सबने देखे। सारे ज़िमनी इलेक्शन अवाम का मिजाज ये है कि हुकूमत जीतती है नहीं जीते। बल्दियाती इलेक्शन में भी मिजाज यही बनता है कि हुकूमत जीतती है नहीं जीत सके। ये एक कन्वेंशन करते हैं तो इनको लेने के देने पड़ जाते हैं। इनका मियाँ वाली का MP अपने इलाके में जाता है तो वो धोबी पुराने जमाने में जो कपड़े धोते हुए पटक पटक के कपड़ों का असर करते हैं तो उसको ऐसा किया जाता है। फिर इन्हीं के वुज़रा परवेज खटक नाराज होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, 2 दिन तक वजीर आजम खुशामद करते रहते हैं। नूर आलम जो है वो इन्हीं के यहाँ से बोल रहे हैं, अहमद जवाद इन्हीं के यहाँ से निकल के बात कर रहे हैं। इनके लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हम कैसे जाएं। इन्होंने करोड़ों रुपए दे दिए लोगों को जिस डेवलपमेंट बजट के खिलाफ थे कि जाके अपने इलाके में करो, लेकिन इनके लोग इनसे खुश नहीं है। तो अवाम हमारे ही साथ है, चाहे आप टीवी पे ना दिखाएं, ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च ना दिखाएं, और हम लेके निकल रहे हैं। वो ये अभी कुछ आदाद और शुमार पेश कर रहे थे, जबकि इससे पहले इन्होंने तो स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया, मैंने पूरे परसेंटेज बताई कि कितने परसेंट क्या हुआ है। और मैं आपकी इजाजत से ये जो आदाद शुमार वाली बात है मैं यहीं से आके आप कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आपकी एक ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं शैला साहब। मैं ब्रेक के बाद आकर आपसे ही जो है वो ये आदाद शुमार पर ही बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। शैला रज़ा साहब, आप आदाद शुमार जो हसन खावर साहब आप बात कर उनसे आपसे पहले बात उन्होंने की, आप उन आदाद शुमार के हवाले से कुछ कह रही थी, बात मुकम्मल कर लीजिए। जी देखिए, मैंने इनको पूरा ट्रेड डेफिसिट से लेके हर चीज बताई, कितने परसेंट जो है वो इंक्रीज हुआ, क्या जो है सब कुछ बताया। अब दूसरा भी बता देती हूँ जो इनकी शानदार कारकर्दगी है। 2013 में पाकिस्तान पे 61 अरब डॉलर कर्जा था, 2018 में 95 अरब था, और अब जो है 127 अरब है। इन्होंने कर्जा भी महंगा लिया है और मतलब सूद उस पर ज्यादा देना पड़ता है, इतने से दिनों में इतना कर दिया। तो ये तो कह रहे हैं कि मैं वो नहीं बता सकता कि कब खत्म होगी, लेकिन जो 200 माहिर माशियात थे उसमें असद उमर सबसे पहले नंबर पे थे। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कहा कि इसी महीने के आखिर से जो है वो सब चीजें सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी, और परसों जो है शौकत तरीन साहब ने कहा कि 3 महीने तक चीजें और बढ़ेंगी। और आप देख लें कि अब पहली तारीख को कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल जो है मगर ये हसन खावर साहब आपसे ये एक इशू खाद वाला जो है वो सिंस आप पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, मैंने ये आपसे जरा पूछना है कि ये खाद यूरिया वाला जो इशू है ये क्या वजह है, ये क्यों हल नहीं हो रहा? क्योंकि अभी जो गंदम कमेटी की जायजा कमेटी का भी इजलास हुआ उसमें भी ये बात हुई कि यूरिया की ज्यादा कीमतें हैं और अदम दस्तयाबी भी है। तो इस मामले पर क्या पेशरफ्त हो रही है? क्योंकि इससे फिर आपका जो गंदम का जो पैदावारी हदफ है वो आपने जाहिर बात है जो पहले सेट किया हुआ था आपने उसको रिवाइज किया था, इंक्रीज किया था, लेकिन अभी फिर वो दोबारा पहले टारगेट पर जो है वो वापस आ गए। जी रेहान, देखिए खाद का बुनियादी तौर पे इशू ये है कि जो यूरिया है, हम यूरिया खाद की बात कर रहे हैं इस वक्त। यूरिया खाद जो है इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस उसकी बहुत ज्यादा है, वो 11,000 रुपए के करीब है। पाकिस्तान में ये तकरीबन 1768 रुपए के करीब है, और उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो बहुत बड़ी सब्सिडी देती है गैस के थ्रू, करीबन 132 अरब रुपए की सब्सिडी है, जिसकी वजह कीमत कम है। इस साल मसला ये हुआ कि अगर आप अपने पिछले सालों का जो यूरिया प्रोडक्शन है वो देख लें तो वो तकरीबन 5.3 से लेके कुछ 6 मिलियन टन मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ हमारी प्रोडक्शन रही थी। इस साल हमने उससे ज़्यादा प्रोड्यूस किया क्योंकि प्रोजेक्शन कंजम्पशन की ज़्यादा थी। हमने 63 लाख जो था वो टन प्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि हमें तकरीबन 2 लाख टन का डेफिसिट हो गया। और दूसरी बात इसके अंदर ये थी कि उसी वक्त दुनिया के अंदर एक सप्लाई डिस्टॉर्शन आ गई। चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट बंद कर दी, और चाइना जो है पूरी दुनिया का 1/3 जो खाद बनाता है, 1 लाख टन जो है अब आ रही है, और उससे ये मसला हल हो रहा है। लेकिन ये एक बुनियादी तौर पर मसला आया जिसकी वजह से फिर मार्केट के एलिमेंट भी जाहिर है कि फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हमारे जो खीरा अंदोज हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह था कि मोर देन एवरेज जो थी और मोर देन एक्सपेक्टेड कंजम्पशन थी, और बावजूद इसके कि हमने मैक्सिमम लिमिट से भी 3 लाख टन ज्यादा प्रोड्यूस की, फिर भी 2 लाख टन का डेफिसिट आ गया।
अगले साल के लिए अब हम मैक्सिमम कैपेसिटी पे जा रहे हैं और जो हमारे मुल्क की तकरीबन 67 लाख टन है हम उसके ऊपर जा रहे हैं और 3 लाख टन इंपोर्ट का भी इंतजाम कर रहे हैं। तो अगले साल इंशाल्लाह फिर जो है वो यूरिया अवेलेबल होगा। इस साल भी मसला काफी हद तक हल हो गया है। जरूरत तो हसन भाई काश्तकारों को नहीं, हसन भाई जरूरत तो काश्तकारों को क्योंकि अभी है, फौरी तौर पर इसकी जरूरत है। तो वो जो पहले बात हो रही थी कि फरवरी के अवाइल के अंदर जो है वो दरामद कर ली जाएगी। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि वो 1 लाख टन जो है चाइनीज गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से वो हमें अश्योर हो गया है। बाकी जो हमारे स्टॉक्स थे हमने उसके ऊपर हिट लिया है और इसीलिए गवर्नमेंट जो है इसी तरह ये यूरिया जो किसानों को दे रहा है। तो इस साल ये मसला इस तरह से हल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई चेन मुतासिर हुई। ये 2 इश्यूज हैं जिन्होंने जो है वो सारे को मुतासिर 3 वजह हैं यूरिया की अवेलेबिलिटी। मैं एक तीसरी कौन सी है? एक तो आपने कहा डिमांड है, दूसरा आपने कहा सप्लाई चेन है। जी दूसरा मैंने कहा ना हमने सप्लाई ज्यादा भी की थी फिर भी कम थी। तीसरा ये था कि दुनिया में जब बाकी मुल्कों ने अपने फूड सिक्योरिटी की नजर में अपनी एक्सपोर्ट्स बंद की, चाइना से हमें नहीं मिली शुरू में, तो ये वो मसाइल थे जिसने पूरी दुनिया की फिर सप्लाई चेन हिला के रख दी यूरिया की। अच्छा मैं जरा तारिक फजल चौधरी साहब और शैला साहबा इस पर जरा कमेंट कीजिएगा क्योंकि आज इस पर वज़ीर आला सिंध ने भी बात की है और अब से कुछ देर पहले जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी इसी इशू पे बात की है। जरा एक ब्रेक के बाद आते हैं तो उनके कमेंट्स भी लेता हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये किसानों वाला जो मामला है और यूरिया की अवेलेबिलिटी का जो इशू है, तारिक फजल चौधरी साहब पहले आप जरा इस पर जो है वो बात कर लीजिए। उनका तो यही कहना है कि सप्लाई का इशू था, अंदाजों से ज़्यादा जो है वो क्रॉप हुई, ज़ाहिर बात है जिसकी वजह से जो है वो ये सप्लाई चेन जो है वो पूरी जो है वो ज़रा डिस्टर्ब हो गई इसकी। सर बात बुनियादी तौर पे ना सप्लाई चेन की प्रॉब्लम की है ना डिमांड की ज़्यादा होने की है। मसला सिर्फ एक ही है, वो नालायकी और नाअहली है। किसी भी शुबे में आप देख लें, गैस खत्म होती है पता चलता है इम्पोर्ट ही नहीं की गई। अच्छा क्यों जी, किसी ने फैसला ही नहीं किया। अचानक एक शख्स उठता है जनाब वफाकी काबीना में से, वो कहता है जी कि चीनी हमारी जरूरत से ज्यादा है, अच्छा क्या करेंगे एक्सपोर्ट कर दें, बाहर भेज दी। फिर अचानक एक और शख्स उठता है, वो कहते हैं नहीं जी नहीं गलती हो गई है, चीनी तो हमारी जरूरत से कम है, चीनी मंगवानी पड़ेगी। अच्छा जी चले वापस मंगवा लेते हैं जी। अब क्या करें, मतलब भेजी मिसाल के तौर पर 50 रुपए किलो, वापस मंगवाई 80 रुपए किलो। मतलब ये कोई हद है। अभी मैंने मरी का आपको वाक़या सुनाया, जो दिल आता है मुंह में जिसको वो कर रहा है, ना किसी को सर पता है हुकूमत का, ना किसी को पैर पता है। बुनियादी तौर पे ये एक आप ये कहें कि नालायकी जो इस हुकूमत का कौमी निशान बन चुका है। अच्छा। अगर डिमांड ज्यादा है तो हुकूमत को पता होती है कि डिमांड क्या है। अभी आप देखें, आपको हर एक नुमाइंदा कहता नजर आएगा कि बम्पर क्रॉप्स हो रही है। भाई बम्पर क्रॉप्स हो रही है तो उस बम्पर का फायदा अवाम को कब होगा? अच्छा। अवाम बदहाल हुए क्रॉप्स बम्पर हो रही है, मैशत बम्पर हो रही है, तरक्की बम्पर हो रही है, खुशहाली बम्पर हो रही है, लोग रो रहे हैं, लोग बेचारे जो है वो। अच्छा डॉक्टर साहब ये जरा मुझे टाइम जरा कम है, मैं शैला साहबा से भी जरा फाइनल कमेंट ले लूं। ये खाद वाले इशू पे शैला साहबा, ये मुशीर ज़राअत सिंध ने जो है और वज़ीर आला सिंध ने उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जो बाहर से वो जो हसन खावर साहब बात कर रहे हैं कि 1 लाख टन जो है वो आनी है और उससे जो है मसला हल हो जाएगा, लेकिन सिंध हुकूमत को उस पर जो है वो एतराज़ात हैं और सिंध हुकूमत का ये कहना है कि मुल्क की ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। और क्यों इसकी जो है वो मुखालफत जो है वो की जा रही है? पहले तो मैं एक बात ये भी कहूंगी कि हुकूमतों का काम तावील पेश करना नहीं होता, सही वक्त पे सही चीज प्रोवाइड करना होता है। और यूरिया और खाद के आपको कंट्रोल रेट देना होगा ना। आप ज़राई आलात की भी कीमत बढ़ा दें, पेस्टिसाइड्स की भी कीमत बढ़ा दें और फिर यूरिया की आप 1769 रुपए से आप 3600 रुपए तक अगर ले जाएंगे तो इन सब चीज़ों की महंगाई के साथ किसान के पास क्या इतनी इस्तेताअत है? ये वो सवाल हैं कि जो उन बातों के अलावा भी जन्म लेते हैं कि आपने बहैसियत एक सरबराह, एक ज़राई मुल्क के सरबराह अपने यहाँ के लोगों को क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो आप इन सब चीज़ों को महंगा, दूसरी तरफ आप चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, तीसरी तरफ जो है मुझे एक सवाल और भी पूछना है कि आपको इतनी फुर्सत तो है कि आप बाकायदा एक प्रोग्राम करें और रावी अर्बन प्रोजेक्ट में जो फैसला आया
है कि आप ज़राई ज़मीन एक्वायर कर रहे थे, उसकी तौजीहात दें बैठ के, तो मामला सारे बहुत ही गड़बड़ है। और ये ज़राई मुल्क है, इसको ज़राई मुल्क रहने दें। एक हुकूमत का काम होता है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, अगर उसका ज़राई मुल्क है तो एग्री बेस्ड बनाएं।